अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल यानी कि कवक कोशिका की परासंरचना। परासंरचना के अंतर्गत एक प्रारूपिक कवक कोशिका जो कि यूकैरियोटिक संरचना को प्रदर्शित करती है, इसमें क्लोरोप्लास्ट के अतिरिक्त सभी प्रकार के कोशिका उपांग पाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी इत्यादि। अन्य यूकैरियोटिक कोशिका से विपरीत इसमें राइबोसोम्स कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से फैले हुए पाए जाते हैं। वैसे तो यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर संलग्न होते हैं, लेकिन कवक कोशिकाओं में ये संलग्न नहीं रहते हैं। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको हम कहते हैं लोमासोम। ये कवक कोशिकाओं में ही पाई जाती हैं और ये कोशिकाएं, ये जो संरचना है ये ग्रैन्यूल्स के रूप में या फिर पुटिका के रूप में पाई जाती है। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के बीच में अनेक स्थानों पर बनती है। कवक कोशिका में कोशिका द्रव्य एक बड़ी रिक्तिका के रूप में रिक्तिका को घेरे हुए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ठीक नीचे एक पतली परत के रूप में पाया जाता है। अब आते हैं कोशिका भित्ति की संरचना। तो कोशिका भित्ति स्लाइमोर्स को छोड़कर जितनी भी कवक प्रजातियां पाई जाती हैं उनमें एक सुस्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये कोशिका के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करती है। बाहरी वातावरण और जीवद्रव्य के बीच में एक सीमा के रूप में प्रस्तुत होती है। इस प्रकार कोशिका भित्ति को परासनी अपघटन के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से यदि इसका अध्ययन करें तो ये बहुस्तरीय संरचना दिखाई देती है। इसका आधारभूत ढांचा यानी कि साइटोस्केलेटन प्रमुखतः काइटिन या सेल्यूलोज या फिर कभी कभी ग्लूकोन के वलय से सुसज्जित फाइब्रिल से बना होता है। काइटिन नामक जो पदार्थ होता है वो एन एसिटाइल बी ग्लूकोसामीन का पॉलीमर होता है। विभिन्न प्रकार के कवक संवर्गों की कोशिका भित्ति की संरचना को इनके वर्गीकीय अभिनिर्धारण के लिए एक प्रमुख लक्षण के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अधिकांश कवक सदस्यों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, परंतु कुछ कवक संवर्ग हैं जैसे कि ओमाइसीटीज के सदस्यों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और ग्लूकोन के द्वारा बनी हुई होती है। कुछ कवक सदस्य राइजिडियोमाइसीटीज एवं सीरेटोस्टिसिस, इनकी कोशिका भित्ति काइटिन के साथ साथ सेल्यूलोज भी पाया जाता है। ओमाइसीटीज के सदस्यों में कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज के साथ साथ हाइड्रोक्सी प्रोलीन नाम का एमिनो एसिड उपस्थित होता है। अब ये जो तालिका दिखाई दे रही है, इस तालिका के अंदर टैक्सोनॉमिक ग्रुप में किस तरह की कोशिका भित्ति में किस तरह के केमिकल की संरचना पाई जाती है, किस तरह के केमिकल पाए जाते हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि ओमाइसीटीज में सेल्यूलोज ग्लूकोन की बनी होती है कोशिका भित्ति, फिर जाइगोमाइसीटीज में काइटोसोम्स और काइटिन की बनी होती है। इस तरह से जैसे बेसिडियोमाइसीटीज है उनमें मैनॉन और ग्लूकोन की बनी होती है। एस्कोमाइसीटीज में मैनॉन और काइटिन की बनी होती है सेल वॉल। तो इस तरह से ये कोशिकी ये जो कवक वर्ग हैं इनके अंदर इस विभिन्न प्रकार की रासायनिक संगठन वाली कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके बाद आते हैं जीवद्रव्यक प्रोटोप्लास्ट। कोशिका कला से घिरे हुए पतले म्यूसिलेजिनस युक्त भाग को हम जीवद्रव्यक कहते हैं। मतलब सेल वॉल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो पाया जा रहा है पदार्थ वो जीवद्रव्यक कहलाता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं उसको, कोशिका भित्ति से सटी हुई होती है और इसकी संरचना जो अन्य यूकैरियोटिक कोशिका में होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन का त्रिस्तरीय इकाई झिल्ली होती है, उसके द्वारा ही इन कवक कोशिकाओं में भी इसी तरह की त्रिस्तरीय लाइपोप्रोटीन की संरचना होती है प्लाज्मा लेमा की। कुछ स्थानों पर इन कोशिका में अंडाकार या गोलाकार पुटिका के समान इन्वेजिनेशंस पाए जाते हैं जिनको कि हम कहते हैं लोमोसोम्स।
और यदि ये लोमोसोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रतिरोध भवन के द्वारा पुटिका के समान संरचना या कलिका के रूप में उत्पन्न होते हैं तो हम इनको कहते हैं प्लाज्मा लेमासोम्स। और ऐसा माना जाता है कि ये जो है कोशिका के भीतरी भागों से विभिन्न पदार्थों के अभिगमन के लिए एक इनर मेम्ब्रेन सिस्टम का निर्माण करते हैं। इसके बाद आते हैं हम दूसरे जो सेल ऑर्गेनेल्स जो कवक कोशिका के अंदर पाए जाते हैं वो इस तरह से हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये एक लंबी बहुरूपी और बड़े परिमाप की संरचना होती है और एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती जुलती होती है। अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि इनके अंदर केवल नलिकाकार क्रिस्टी ही पाई जाती है। जो इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी पाई जाती है वो नलिकाकार होती है। फिर माइक्रोबॉडीज़, ये 0.5 से 1.5 म्यू व्यास की एकल झिल्ली से घिरी हुई अंडाकार या गोलाकार संरचनाएं होती हैं। ये प्रायः पैरोक्सिसोम ग्लाइऑक्सिसोम से मिलती जुलती होती हैं और अधिकांश कवक प्रजातियों में ये सूक्ष्म बॉडीज़ उपस्थित होते हैं। इसके बाद आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका। अधिकांश कवक कोशिकाओं में अंतःप्रद्रव्य जालिका तंत्र बहुरूपी झिल्ली एवं पुटिकाओं द्वारा निर्मित एवं कोशिकाओं में विस्तृत रूप से फैला हुआ पाया जाता है। इनकी प्रद्रव्य जालिकाएं खुरदरी एवं चिकनी दोनों प्रकार की होती हैं, यानी कि दोनों तरह की स्मूथ वॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ट्यूबरकुलेटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार से दोनों तरह की अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं पाई जाती हैं। लाइजोसोम्स कवक कोशिका में भी जंतु कोशिका के समान 400 nm व्यास वाली एकल झिल्ली से घिरी हुई लाइजोसोम्स के समान कार्य करने वाली संरचनाएं पाई जाती हैं और इन लाइजोसोम के अंदर जल अपघटनकारी एंजाइम पाया जाता है, यानी कि ये लाइजोसोम जो है जल अपघटनकारी एंजाइम से भरी हुई होती हैं। इसके बाद आते हैं डिक्टियोसोम। ये भी कवक सूत्री कोशिकाओं में बहुतायत से मिलती है, परंतु ज़ाइगोमाइसीट्स के संवर्ग में पाई जाने वाली कवक में इनका अभाव होता है। पुटिकाएं सामान्यतः कवक कोशिकाओं में 50 से लेकर 200 तक पुटिकाएं पाई जाती हैं और इनका कार्य कवक कोशिका भित्ति एवं डिक्टियोसोम तक विभिन्न पदार्थों के अभिगमन का कार्य होता है। वैक्यूल्स कवक कोशिकाओं की प्रारंभिक व तरुण अवस्था में वैक्यूल नहीं पाई जाती है, मतलब जो यंग कोशिका होगी उनके अंदर वैक्यूल नहीं पाई जाएगी, लेकिन जो पुरानी कोशिका हो जाएगी, जो प्रौढ़ कवक सूत्र हो जाएंगे, उनमें वैक्यूल्स पाई जाती है और ये वैक्यूल्स कवक सूत्र के विभिन्न भागों की कोशिकाओं में छोटी छोटी रिक्तिकाएँ देखने को मिलती हैं जो आपस में जुड़ के एक बड़ी रिक्तिका बना लेती है और इनके अंदर वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स और पिगमेंट्स और प्रोटीनेशियस पदार्थ पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं केंद्रक यानी न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक कोशिका के समान केंद्रक भी पाया जाता है और इसका व्यास 1 से 2 म्यू तक का होता है, माइक्रोन यानी कि। सामान्यतया कवक कोशिका में केंद्रक की आकृति गोल या अंडाकार या फिर दीर्घवृत्ताकार होती है और यह दोहरी छिद्रिल एवं जटिल झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है। इसके अलावा से कुछ सेल इंक्लूजन्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि कवक कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के अंतर्विष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे एंडोप्लाज्म है, ग्लाइकोजन कुछ कण पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन के कुछ ऑयल ग्रैन्यूल्स के कण पाए जाते हैं। ये संचित भोज्य पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, ग्लाइकोजन और ऑयल ग्रैन्यूल्स। इन कोशिकाओं में स्टार्च और लवक नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं रिजर्व फूड मटेरियल। इन कोशिकाओं में फंगल कोशिकाओं में किस रूप में होता है, तो अधिकांश कवक प्रजातियों में संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में या फिर फैट्स के रूप में पाया जाता है। स्टार्च का इनमें पूर्णतया अभाव होता है। अब आते हैं कवक माइसीलियम जो है ये हाइफी किस तरह से वृद्धि करते हैं, तो कवक तंतु में वृद्धि किस प्रकार होती है। कवक तंतु में सामान्यतः शीर्षस्थ प्रकार की वृद्धि पाई जाती है, यानी कि शीर्ष कोशिका ही आगे डिवाइड होकर और वृद्धि करती है और इस तरह से
माइसीलियम की वृद्धि होती है। क्योंकि कवक सूत्र की कोशिकाओं में जीवद्रव्य का परिसंचरण सदैव एक ही दिशा में होता है, अर्थात ऊपरी सिरे की ओर ही होता है जहाँ वृद्धि होती है। ऊपरी सिरे के पार्श्व भाग से एक्रोपिटियल सक्सेशन में मतलब अग्राभिसारी क्रम में शाखाएं दिखाई देती हैं। पटयुक्त कोशिकाओं से युक्त कवक तंतुओं में ऊपरी सिरे पर वृद्धि के समय गहरे रंग की संरचना दिखाई पड़ती है, और इस गहरे रंग की संरचना को जो पटयुक्त कोशिकाएं हैं, मतलब जो कवक जिनके अंदर सेप्टा जिनके कवक जाल में सेप्टा पाए जाते हैं, उनमें हमको इस तरह की इसके ऊपरी सिरे में गहरे रंग की संरचना दिखाई देती है। और इस गहरे रंग की संरचना को हम कहते हैं स्पिट्ज़ेनकॉर्पर कहते हैं। जिन कवक समूह में पटरहित कवक जाल मतलब एसेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है, जैसे ज़ाइगोमाइसीटीज़, oomaइसीटीज़, उनमें ये इस प्रकार की यानी कि स्पिट्ज़ेनकॉर्पर नाम की प्रकार की संरचना नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार के पटयुक्त समूह में इनका संवर्ग जैसे oomaइसीटीज़ के कवक सूत्रों के शीर्षों पर अनेक पुटिकाओं के पुटिका समान रूप से वितरित होती हैं, परंतु ज़ाइगोमाइसीटीज़ के कवक सूत्रों में शीर्ष पर पुटिकाएं अर्धचंद्राकार आकृति बनाते हुए वितरित होती हैं। धन्यवाद।